हेलो एवरीवन, दिस एडवोकेट रविचंद्र है। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए, आरजेएस 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2021 के बाद एग्जाम हो रहा है, मोस्ट अवेटेड एग्जाम है। इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कृपया फॉर्म भर दीजिए। 16 जून 2024 को आप सबका प्रीलिम्स है। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोग फॉर्म में गलतियां ना करें, पेपर अच्छे से दें, राजस्थान में जज बने, हाईकोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए और जिंदगी में काफ़ी आगे प्रोग्रेस करें। ये मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। देखिए, अगर आपने सिलेबस को देखा होगा आरजेएस के, राजस्थान एपीओ के, जिसके एग्जाम दोनों एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, तो कुछ कॉमन बेयर एक्ट्स आपको मिल जाएंगे दोनों में। तो जो वीडियोस मैं आपको एपीओ के लिए पढ़ा रहा हूं, जिसके बारे में कल मैं डिस्कस भी करने वाला हूं आपको डिटेल में, कि सिलेबस में से कैसे कॉमन चीजें निकाल के तैयारी की जा सकती है, कल देखना आप उस वीडियो को, आपको उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां से आप जो एपीओ की वीडियोज हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, वहां से कैसे बेनिफिट निकाल सकते हो आरजेएस के लिए। आरजेएस के सिलेबस में कई सारे वेयर एक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल माइनर लॉज हैं और कई सारे बच्चे उसके वेटेज को नहीं समझ पाते, उसको छोड़ देते हैं और क्रिमिनल मैनुअल में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इसके एमसीक्यू भी नहीं लगाते माइनर लॉज के। तो आज से हम क्या करने वाले हैं समर्थ एशियन जुडिशरी पे, जितने भी माइनर लॉज हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आज से हम शुरू करने वाले हैं, उनके प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, ताकि आप माइनर लॉज के साथ साथ मेजर लॉज की भी तैयारी कर सके। जहां से भी आप मेजर लॉज की तैयारी कर रहे हैं, माइनर लॉज की तैयारी समर्थ एशियन जुडिशरी पे हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और आज से हमने घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रोविजंस को स्टार्ट भी कर दिया है। आप चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, पिन कमेंट को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल के लिंक लगा रखे हैं, उसको ज्वाइन करिए और डायरेक्ट अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमको दीजिए और हमसे जुड़िए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कोट बताता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की। बड़े अच्छी कोट इन्होंने कही थी, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ कहा था, उसको समझिए। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाई द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। बाबा साहब कहते थे कि मैं एक समाज की प्रोग्रेस की बात तभी समझ सकता हूं जब उस समाज में महिलाएं प्रोग्रेस करें। कितनी प्रोग्रेस होती है समाज की, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां की महिलाओं ने कितना प्रोग्रेस करा है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। एक और बात कहा इन्होंने कि नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ता है, नारी को जागृत किए बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। बाबा साहब कहते थे, आप इस बात से जरूर अग्री करेंगे कि विमेन की इंपॉर्टेंस कितनी है, उनका इंपावर होना, उनका आगे बढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम अपने बेयर एक्ट को शुरू करते हैं। कहता है, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो ओरिजिनल नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। महिलाओं को प्रोटेक्ट करना किससे? डोमेस्टिक वायलेंस से। ये 2005 में कानून बना था, बहुत ही अप्रिशिएबल कानून है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, काफ़ी मच नीडेड कानून था। कुछ बेसिक्स को समझ लीजिए। एक्ट नंबर 43 ऑफ 2005 पूछ देते हैं कई बार एग्जाम में, एक्ट नंबर क्या था। डेट ऑफ कमेंसमेंट कब है? 26 अक्टूबर 2006। 17 अक्टूबर को नोटिफाई हो गया था, पर 26 अक्टूबर से कानून जो है वो लागू हो गई थी भारत देश में। रिसीविंग ऑफ एसेंट कब है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब एसेंट दिया था? 13 सितंबर 2005। देखिए, 2005 से 2006 में कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इस चीज को। ये जो कानून है एक्सटेंडेड है टू द होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 इस बात को वेरीफाई करता है कि पूरे भारतवर्ष में ये कानून लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आगे टोटल सेक्शन 37 है, टोटल चैप्टर 5 है और फीमेल ओरिएंटेड कानून है। ये बात साफ साफ इस कानून को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है। एक क्वेश्चन उठता है कि ये कानून कवर किसको करता है? दिस एक्ट कवर्स, या फिर ये कानून बनाई किस लिए गई थी? वैसे महिलाओं के लिए, दोज वीमेन हु आर इन अ रिलेशनशिप or having been with the relationship with the abuser, where both parties have lived together in a shared household and are related by consanguinity, marriage or a relationship in the nature of marriage, adoption, in addition relationship with family members living together as a joint family and also included। से इसको, इस पूरे इस डेफिनेशन को बेसिकली मैं कहता हूँ, आप अगर ध्यान से देखो, डोमेस्टिक रिलेशनशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है। ये कहता है कि वैसी महिलाओं को हम कवर करते हैं जो रिलेशनशिप में रह चुके हैं, रहते हैं किसी भी अब्यूजर के साथ। एक किस तरीके का नेचर होना चाहिए जहां पे वो रह रहे हैं, या तो मैरिज के साथ, भाई शादी करके जा रहे हो आप तो रह ही रहो, ठीक है, कोई बात नहीं। कंसेग्युनिटी, ये जरूरी नहीं है कि शादी करके ही आप वहां पर रह रहे हो, फैमिलियर रिलेशनशिप भी हो सकता है, ब्लड रिलेशनशिप भी होता है, उसका मतलब होता है कंसेग्युनिटी। मैरिज से तो जाते हो तो उसको अफिनिटी बोलते हैं ना। और एक और वर्ड है यहाँ पे, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। शादी नहीं करी आपने, पर वो दुनिया को ऐसा लग रहा है कि आप शादीशुदा हो, बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि सारे लिव इन रिलेशनशिप जो होते हैं वो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज नहीं हो सकते हैं। आप एक लड़के लड़की एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हो, दुनिया को नहीं पता ना कि आप रह रहे हो, या फिर दुनिया के सामने आप जाकर के एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं मिल रहे, तो दुनिया को नहीं पता ना कि आप एज अ रिलेशनशिप ऑफ इन द नेचर ऑफ मैरिज रह रहे हो। तो ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर। एडॉप्शन के बारे में भी बात करता है, जॉइंट फैमिली के बारे में भी बात करता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखिए सबसे पहले, क्वेश्चन को समझने से, इस कानून को समझने से पहले। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल, हम डिस्कस करेंगे आगे बाद में, सेक्शन 12, 13, 19 जो भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले बात करता है एग्रीव्ड पर्सन की। तो सेक्शन 2A में कहता है कि एग्रीव्ड पर्सन मीन्स एनी वुमन हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द रिस्पोंडेंट एंड हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। एज सिंपल एज दैट। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्या एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ एक महिला हो सकती है? तो आंसर है यस। सेक्शन 2A में साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्रीव्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन हो सकती है जो रिस्पोंडेंट के साथ रह चुकी है एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में और इसने एलिज करा है कि उसने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करा है। तो क्वेश्चन उठता है रिस्पोंडेंट कौन होता है, और रिस्पोंडेंट का डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2Q में रिस्पोंडेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 2Q कहता है रिस्पोंडेंट मीन्स एनी एडल्ट मेल मेंबर हु इज और हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीव्ड पर्सन। अब क्वेश्चन समझिए, प्रोवाइजो भी समझ लीजिए एक बार, फिर समझाता हूं क्या है। प्रोवाइजो कहता है कि दैट एन एग्रीव्ड वाइफ और फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ अ मैरिज में ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल पार्टनर। इस चीज को समझिए। एक क्वेश्चन जो हीरालाल पी हरसोला वर्से कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट समझना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि ये जो रिस्पोंडेंट में एनी एडल्ट मेल मेंबर वाला टर्म दिया हुआ है ना, ये जो शब्द दिया हुआ है, इस आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हीरालाल पी हरसोला वर्सेज कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो सेक्शन 2Q को उन्होंने ऑल टुगेदर डिलीट करने का ऑर्डर दे दिया और कहा कि जो प्रोवाइजो है तो कोई मतलब ही नहीं रहता ना, जब एडल्ट मेंबर कोई हमने खत्म कर दिया तो उसके रिलेटिव की तो बात ही नहीं हो रही। तो रिस्पोंडेंट में अब इस जजमेंट के बाद कोई भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं हो कि एडल्ट मेल मेंबर ही होना चाहिए। सिर्फ हुआ क्या था इस केस में कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जजमेंट में पास कर दिया था कि जो बच्चे और जो महिलाएं जो को एक्यूज्ड हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर ही हो सकते हैं ना, तो बाकी सबको रिलीज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते थे, और बाद में जो माइनर्स भी थे और जो महिलाएं भी थी को एक्यूज्ड, उनके खिलाफ भी हम क्या कर सकते हैं, जजमेंट पास कर सकते हैं। रेस्पोंडेंट के डेफिनेशन में बात करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में। तो सेक्शन 2Q में अब क्या है, कोई भी आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन 2B कहता है, चाइल्ड का डेफिनेशन समझिए क्या कहता है कि एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इंक्लूड्स एनी अडॉप्टेड अ स्टेप ऑफ फॉस्टर चाइल्ड। 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा, वो अडॉप्टेड भी हो सकता है, स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, फॉस्टर चाइल्ड भी हो सकता है। सेक्शन 2E में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बारे में बात करी गई। जैसे चार्जशीट होती है वैसे एक रिपोर्ट की बात, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ाई थी SC/ST एक्ट में, वैसे यहाँ पे डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनती है कि कितना क्या रिपोर्ट है जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बनाई जाती है। मजिस्ट्रेट का डेफिनेशन में क्या होता है, मजिस्ट्रेट कौन हो सकता है, JMFC AM साहब और CRPC में जो भी उनके अंदर पावर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना। आगे मॉनेटरी रिलीफ को समझिए। सेक्शन 2K में कहता है मॉनेटरी रिलीफ मतलब कोई भी ऐसा कंपनसेशन जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है, किसको, रिस्पोंडेंट को, कि तुम पे करो एग्रीव्ड पर्सन को एट एनी स्टेज। इस बात को समझिए, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन सीकिंग रिलीफ और मॉनेटरी टू मीट द एक्सपेंसेज इनकर्ड और द लॉसेज सफर्ड बाय द एग्रीव्ड पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। अगर मान लो मैं एक लड़की हूं, एक महिला हूं, और डोमेस्टिक वायलेंस से मुझे कोई लॉस होता है या फिर कोई मुझे खर्च हो रहा है, मैं एप्लीकेशन लगाया बाद में, मुझे खर्च हो रहा है आने जाने में, किसी भी स्टेज पे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो ऑर्डर कर सकते हैं रिस्पोंडेंट को कि तुम पेमेंट करो उस महिला को, जो भी लॉसेज हुआ है, जो भी उसको खर्च हो रहा है। ये बातें सेक्शन 2K में लिखी हुई है। आगे रिस्पोंडेंट का डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। सेक्शन 2T में शेल्टर होम्स के बारे में बात किया हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती हैं, आपको मिल जाएंगे शेल्टर होम्स जगह जगह पे। अब सेक्शन 2S को समझिए। हमने स्टार्टिंग में डोमेस्टिक रिलेशनशिप को तो समझ लिया, अब शेयर्ड हाउस होल्ड के मतलब को समझिए। तो सेक्शन 2S में कहता है हाउस होल्ड मतलब द पर्सन एग्रीव्ड लिव्स और एट एनी स्टेज, जहां पे वो रहता है या रह चुका है किसी भी स्टेज पे एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रिस्पोंडेंट के साथ, चाहे वो सिंगली रह रहा हो या फिर रिस्पोंडेंट के साथ रह रहा हो, या कोई भी ऐसा हाउस जहां पे दोनों मिलकर रेंट दे रहे हो, ओन्ड हो, एक रेंट दे रहा है दूसरे के द्वारा ओन्ड हो, इन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, शेयर्ड हाउस होल्ड बोलेंगे। एंड ऑल्सो चाहे उसकी राइट हो या ना हो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, अगर उसमें रह रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर्ड हाउस होल्ड के कॉन्सेप्ट के अंदर उसको लेके आएंगे सेक्शन 2S के तहत। इसको ध्यान से पढ़िएगा, पॉज करके, जो मैंने आपको बातें बताई वही यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी हुई है। कहता है विच में बिलोंग टू द ज्वाइंट फैमिली ऑफ विच द रिस्पोंडेंट इज अ मेंबर irrespective of whether the respondent or the aggrieved person has the right, title or interest in the shared household or not। चाहे राइट हो ना हो, आप उसके साथ रह रहे हो एक फैमिली के अंदर, एक फैमिली के रूप में, एक क्या बोलते हैं डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, तो आप शेयर्ड हाउस होल्ड के तहत माने जाओगे सेक्शन 2S में। ये बातें कही गई कुछ डेफिनेशंस में। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर वायलेंस होता है।
किसको बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस? क्या किसी को मैंने बोल दिया कि तुमने यार मुझे आज खाना नहीं बना के दिया तो डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा क्या? उसके बारे में समझते हैं। चैप्टर 2 में कहता है, सेक्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बात करता है, कोई भी ऐसा एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इन केस, किन केसेस में उसका एक्ट, उसका कुछ काम करना ना करना, कुछ कमीशन या कोई कंडक्ट डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा? यदि हार्म कर रहा है, इंजर कर रहा है, इंडेंजर द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग, चाहे वो मेंटल वेलबींग हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल वेलबींग हो, फिजिकल हेल्थ हो, ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन और टेंड्स टू डू सो, या ऐसे करने की चेष्टा करता है, एंड इंक्लूड्स व्हाट, काउजिंग सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज एंड इकोनॉमिक अब्यूज, तो हम क्या बोलेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा कहता है या वो हैरास करता है, हार्म करता है, इंजर कर रहा है, इंडेंजर द एग्रीव्ड पर्सन with a view to coerce her or any other person related to her meet any unlawful demand for any dowry or other property or valuable security। या तो आप उसको हैरास कर रहे हो या उसके किसी रिलेटिव को हैरास कर रहे हो ताकि तुम्हारे जो अनलॉफुल डिमांड है डॉरी की वो पूरा हो सके, तो इसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर बोलेंगे। या फिर आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, या उसकी हेल्थ या मेंटल वेलबींग को इंडेंजर कर रहे हो, इसके अलावा फिजिकल अब्यूज कर रहे हो, वर्बल अब्यूज कर, भी देखते हैं सारी बातें क्या क्या है इसके अंदर। उसके अलावा कहता है has the effect of threatening the aggrieved person or any person related to her by any conduct mentioned in clause A or clause B, simple, otherwise injures or causes harm whether physical or mental to the aggrieved person। मतलब मेंटल हार्म, फिजिकल हार्म या उसको करने की या किसी और को करना जिसमें वो पर्सन इंटरेस्टेड है, एग्रीड पर्सन, डिमांड ऑफ डॉरी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या किसी तरीके की मेंटल हेल्थ या फिर वेलबींग को डिस्टर्ब करना, हार्म करना, इंडेंजर करना, सब किसके अंदर आता है? डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। एक्सप्लेनेशन 1 में सारी बातें कह रखी है, इन सब का डेफिनेशन कहता है कि फिजिकल अब्यूज मतलब कोई भी ऐसा एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज टू काउज बॉडीली पेन, हार्म और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ और इंपेयर द हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड क्रिमिनल फोर्स। ये सारी बातें किसके अंदर आ जाएंगी? फिजिकल अब्यूज के अंदर आ जाएगा। असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड क्रिमिनल फोर्स, ये सारी बातें फिजिकल अब्यूज में आती हैं। सेक्सुअल अब्यूज includes any conduct of a sexual nature that abuses, humiliates, degrades or otherwise violates the dignity of women। आगे कहता है सेक्सुअल अब्यूज को अगर आप ढंग से देखोगे तो सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस, ह्यूमिलिएट्स, डिग्रेड्स और अदरवाइज वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। एज सिंपल एज दैट, कोई भी ऐसा तरीका या कोई भी ऐसा कंडक्ट सेक्सुअल नेचर का जो किसी भी विमेन की डिग्निटी को वायलेट कर रहा हो, ह्यूमिलिएट करता हो या अब्यूज कर रहा हो या डिग्रेड करता हो, उसकी डिग्निटी को तुम क्या बोलेंगे? वो क्या हो गया? सेक्सुअल अब्यूज टाइप का एक बात हो गई। आगे देखेंगे वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज कहता है इंसल्ट करना, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन, नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट्स और रिडिक्यूल स्पेशली विथ रिगार्ड टू नॉट हैविंग अ चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड। देखो ये बात ना सास बहू वाली बात हो गई। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चा नहीं, उसके लिए भी कई बार सुना दिया जाता है, या फिर मेल चाइल्ड खासकर लड़का नहीं, उसके लिए भी कई बार बोला जाता है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देना जो विमेन होता है उसको क्या बोल सकते हैं? वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज बोलेंगे एज पर सेक्शन 3 ऑफ द डीवी एक्ट। आगे कहता है रिपीटेड थ्रेट्स टू काउज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन होम द एग्रीव्ड पर्सन इज इंटरेस्टेड। बार बार ये बोलना कि तुम्हारा कोई भाई है या तुम्हारे माँ बाप हैं या कोई भी जिसमें इंटरेस्टेड एग्रीव्ड पर्सन, उसको हार्म करना या बॉडीली पेन करना, फिजिकल पेन करना, उसको क्या बोलेंगे? वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज बोलेंगे। इकोनॉमिक अब्यूज को समझिए, सिंपल कहता है कि डिप्रीवेशन ऑफ ऑल और of the financial or economic resources to which the aggrieved person is interested or entitled under any law or custom, whether payable under order of the court या otherwise। और सिर्फ लिमिटेड नहीं होगा कि उसको भाई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो दे ही रहे थे, नहीं, स्त्री धन जिसमें वो इंटरेस्टेड है वो भी आपको देना पड़ेगा। मतलब किसी भी तरीके से अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फाइनेंशियल रिसोर्सेज को आप खत्म कर दे रहे हो, ये कहते हो कि सर जो इसके पास हाउस होल्ड एक्सपेंसेज है वो तो मैं दे ही रहा हूं, या जो स्त्री धन है उसके पास तो वो है ही नहीं, बियॉन्ड दैट एज वेल। और स्त्री धन को नहीं देना भी एक तरीके से इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आता है। ये जैसे मान लो कोई बहू है, वो घर से पैसे लेके आ रही है, घर से कोई चीज लेकर के आ रही है, वो उसका स्त्री धन हुआ। आप कह रहे हो कि सर उसके पास उसका पैसा तो वही, बाकी तो मैं कोई रिसोर्सेज दूंगा ही नहीं। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक और इकोनॉमिक अब्यूज में अंदर आएगा। और मान लो कि उसके जो भी स्त्री धन था उसको आपने रख लिया अपने पास और उसको कह रहे हो कि बदले में मैं तुमको 100 रुपया डेली दे रहा हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट इकोनॉमिक अब्यूज एज पर द सेक्शन 3 और एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ द डीवी एक्ट। आगे देखिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड डिफेक्ट्स, एनी एलियनेशन ऑफ एसेट्स वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वैल्यूएबल शेयर्स, सिक्योरिटी बॉन्ड एंड द लाइक और अदर प्रॉपर्टी इन विच द एग्रीव्ड पर्सन हैज इन द इंटरेस्ट
और entitled to use by virtue of the domestic relationship or which may be reasonably required by the agreed person or her children or her स्त्रीधन और any other property jointly or separately held by the agreed person, इसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक अब्यूज बोलेंगे। उसकी प्रॉपर्टी आपने डिस्पोज कर दी या फिर जिसमें वो रह रही उसमें उसका यूज नहीं करने दे रहे उस प्रॉपर्टी का, इकोनॉमिक अब्यूज के अंदर वो आएगा। आगे देखें, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेज और फैसिलिटीज विच द एग्रीव्ड पर्सन इज इंटाइटल्ड टू यूज और एंजॉय बाय वर्च्यू ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप इंक्लूडिंग एक्सेस टू द शेयर्ड हाउस होल्ड। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहने से जो भी, मतलब सिर्फ उस रिलेशनशिप में रहने के कारण जो भी उसको अधिकार मिल रहा है इकोनॉमिकली, अगर उसको आप रोकते हो, डिप्राइव करते हो, इट इज व्हाट इकोनॉमिक अब्यूज एज पर द सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ द डीवी एक्ट। एक्सप्लेनेशन 2 में साफ साफ कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट और मिशन कंडक्ट of the respondent constitutes a domestic violence or not, it depends upon the circumstances of the facts and the case। ये बातें थी सेक्शन 3 के अंदर जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके बारे में हमने बात करा। आगे हम बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, किस तरीके से इसके बारे में डिस्कस होगा, क्या पनिशमेंट होगा, सब आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले। आप चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, राजस्थान एपीओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आने वाले वीडियो में जल्दी आपसे मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।